हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पॉलिटी में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस है ये आपके यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, हो चुके हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है पक्का कमेंट करके बताइएगा और वीडियोस को पहले लाइक कर लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 7, बी 9, सी 11 और डी 12। तो आपको बताना है हमारा जो संविधान है इसमें कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं इस समय हमारे कितने हैं। इस समय हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, इसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और आप जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51A में है और ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किया सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये हमारे नागरिकों का क्या होता है? नैतिक कर्तव्य होता है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना और डी नीति निर्देशक तत्व। तो आपको बताना है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। आप जानते हैं ये किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51A में है और इसमें क्लॉज सी में याद रखिएगा। नागरिकों का कर्तव्य क्या होता है कि राष्ट्र की अखंडता बनाए रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से जुड़ा मुद्दा है और आप जानते हैं इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां और डी 44वां। तो आपको बताना है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा 1976 में हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे? तो बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको जोड़ा गया था। और जो ये संविधान संशोधन था इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? ए 1976, बी 1950, सी 1948 और डी 2014। तो आपको बताना है हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस वर्ष जोड़े गए हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1976, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, बी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सी विरासत की रक्षा और डी एकता की रक्षा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, क्योंकि ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 47, बी आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 49 और डी आर्टिकल 50। तो आपको बताना है जो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो किस अनुच्छेद में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल 49 में है इसी में आपका यह राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करे। और किसका भाग है? तो आप जानते होंगे डीपीएसपी का भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रमिक नेता जो राष्ट्रपति बने? ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीवा रेड्डी, सी के नारायणन और डी जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है ऐसे कौन से श्रमिक नेता थे जो राष्ट्रपति बने। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो वीवी गिरी साहब थे वो प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन के नेता थे जो भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और वो श्रमिक आंदोलन से हमेशा जुड़े हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ए 35 वर्ष आयु होना, बी शिक्षित होना, सी लोकसभा के योग्य और डी भारत का नागरिक। तो आपको बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एजुकेशन, आई मीन एजुकेटेड होना कोई राष्ट्रपति बनने की भारत में आवश्यकता नहीं है, बल्कि नागरिकता भी होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? ए डॉक्टर बी डी जत्ती, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो उससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। आप जानते हैं इससे पहले क्या थे कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनको याद रखिएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं, की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए आर्टिकल 146, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 149 और डी आर्टिकल 150। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो कैग की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो कैग है इनकी नियुक्ति जो आर्टिकल 148 के माध्यम से की जाती है और इसी में इनके नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल क्या है? तो बताएंगे सर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कैग को और क्या कहते हैं? जो कैग है इन्हें हम लोक धन का संरक्षक कहते हैं। ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। आर्टिकल, किस आर्टिकल में इनके कार्य की बात की गई है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 149 से 151 है। इसमें जो कैग है इनके कार्य, शक्तियों और रिपोर्टों का प्रावधान है। ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और एक कार्यपालिका से पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? ए एस राधाकृष्णन, बी आर वेंकटरमन, सी शंकर दयाल शर्मा और डी वीवी गिरी जी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक लगातार वो 2 टर्म में उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए वीवी गिरी जी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी शंकर दयाल शर्मा और डी जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद साहब, यही उस समय भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और आप जानते हैं आपातकाल कब लगा था? तो 25 जून 1975 को हमारे यहाँ क्या लगा था? आपातकाल लगा था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये सब याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पहले शपथ कौन दिलाता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति जी को पद ग्रहण से पहले शपथ कौन दिलाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे ही हमारे राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखें। हाँ, अगर अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वही ये कार्य करेंगे। इसका प्रावधान किसमें है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 60 में इसका प्रावधान है। इस बात को याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें। फर्स्ट वीवी गिरी, सेकंड जीएस पाठक, थर्ड बीडी जत्ती, फोर्थ एम हिदायतुल्ला। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारत में उपराष्ट्रपतियों का क्रम है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा या आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आइए इसका सही आंसर देखते हैं।
इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये क्रम से ही लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे आपका पहले वीवी गिरी जी हैं, फिर जीएस पाठक साहब हैं, फिर आपके बीडी जत्ती जी हैं, और फिर आपके मोहम्मद हिमदायतुल्लाह साहब हैं। तो ये क्रम से देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना? ए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी, बी, आर वेंकटरमन जी, सी, कृष्णकांत जी, और डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है इसमें से कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णकांत जी। क्यों जो कृष्णकांत जी थे ये उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। इसके अलावा जो भी विकल्प आप देख रहे हैं सभी लोग राष्ट्रपति बने थे, जिसमें हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये भी बात याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? ए, 14, बी, 6, सी, 12 और डी, 16। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति जी है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12। क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 80 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं वो 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। जो कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं, इसमें कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, वीवी गिरी और डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका इनके कार्यकाल के दौरान ही स्वर्गवास हो गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब था इनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, याद रखिएगा। और ये भारत के से पहले राष्ट्रपति थे जिनका इनके पद के रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो कार्यवाहक बने थे राष्ट्रपति वो आपके वीवी गिरी साहब बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ए, मुख्य न्यायाधीश, बी, संसद, सी, उपराष्ट्रपति और डी, प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं ये वाइस प्रेसिडेंट को, जिन्हें हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, इन्हें ये अपना त्याग पत्र देते हैं। किस आर्टिकल में? तो बताएंगे सर, अनुच्छेद 56/1/A के प्रावधान में ऐसा दिया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति जी को देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की थल, जल और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, रक्षा मंत्री और डी, 2 और 3 दोनों। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का चीफ कौन होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और ये उनको अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रमुख है, बी, संसद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, सी, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है, डी, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति के जांच हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, अर्थात सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट वो डिक्लेयर नहीं करती, डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। जो किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति का होता है। ये किस संविधान के प्रावधान में? तो बताएंगे सर, ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब आपको ये बताना है कि आपके जो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 में। पक्का वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसको लिख के जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिलती है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी पता लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, आपको जो भी स्कोर हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी पक्का कमेंट में लिख के जाएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।